आर यू रेडी टू डाई फॉर योर ड्रीम्स? तो कैसे हैं जेंटलमैन कैडेट्स? क्या तुम लोग अपने सपनों के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो? अगर इतना डेडिकेशन लेवल तुम में है तो तुम्हारी प्रिपरेशन ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चल रही होगी और तुम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा। अब बारी आती है सिर्फ रिविजन्स की। रिवीजन बहुत अच्छे से करो क्योंकि विदाउट रिवीजन जितना भी तुमने पढ़ा है वो ऑलमोस्ट 30 टू विदाउट रिवीजन जितना भी तुम लोगों ने पढ़ा है तुम लोग 100% रिटेन नहीं कर सकते वो चीज़, और काफ़ी तुम्हारी जो प्रोग्रेस है या फिर जितना भी तुमने पढ़ा है उसको काफ़ी हैवीली इम्पैक्ट करेगा अगर तुम लोग ढंग से रिवीजन नहीं करते हो तो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स का बेसिकली मैकेनिक्स वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा पार्ट किसी और का ही पढ़ेंगे। अब किसका पढ़ेंगे वो तुम लोगों को वीडियो में दिखने वाला है कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बेसिकली वर्क एंड एनर्जी का भी हल्का सा पार्ट हम लोग टच करेंगे और बाकी की वीडियोस में हम लोग जो आने वाली है उसमें बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं इन्हीं के थ्रू तुम लोगों को एग्जैक्टली बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे करके जो क्वेश्चन आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ, ये चारों ऑप्शन है कि 4 न्यूटन का एक 1 जूल हमारा फोर्स, 1 जूल हमारा वर्क कब होगा? 1 जूल हमारा वर्क कब होगा जब हमारा फोर्स कितने न्यूटन का लगेगा और ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव करेगा। 4 न्यूटन का वर्क 25 सेंटीमीटर मूव करेगा, 2 न्यूटन का वर्क 1 मीटर मूव करेगा, 1 न्यूटन का वर्क और 1 सेंटीमीटर मूव करेगा और 1 न्यूटन का वर्क 50 सेंटीमीटर मूव करेगा। ये चीज़ें तुम लोगों ने 9th-10th में पढ़ी है, थोड़ा बस तुम लोगों को रिकैप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो वो जो वर्क होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, एस मतलब डिस्टेंस। अब एक और चीज यहां पर लगती है कॉस थीटा। क्या लगता है? कॉस थीटा। लेकिन हम लोग मोस्टली जिन केसेस में हमारा थीटा नहीं दिया होता उसमें हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको पता ही है कॉस थीटा की वैल्यू या कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली F इंटू एस। ये चीज लिख लेना क्योंकि इससे भी अभी एक रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे करके वो एग्जैक्टली में तुम लोगों को पता लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं। देखो अब फोर्स इंटू डिस्टेंस है, ये हमको पता है 1 लाना है हमने। ये बेसिकली ना जो जूल है, जो जूल है वो हमारी है MKS यूनिट। MKS मतलब M मतलब मास किस में होगा? केजी में होगा। ठीक है, M मतलब मीटर, मीटर केजी, और ये क्या होगा? सेकेंड में होगा। एक और होती है CGS यूनिट, इसका मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, एक होती है FPS, फुट, पाउंड, सेकेंड। ये वाली हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं इसीलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल क्या है इसके? तो देखो एग्जाम्पल अगर तुम देखना चाहते हो ना तो सिंपल है। MKS यूनिट जैसा हमारी फोर्स की होगी न्यूटन। क्या होगी फोर्स की? न्यूटन। अब अगर हम लोग फोर्स देखें तो फोर्स हम लोग बचपन से पढ़ते हैं भाई, क्या होता है फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन, यही पढ़ते हैं। मास का क्या होता है? केजी होता है। एक्सेलरेशन का नहीं पता? कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी का तो पता है, मास अपॉन ये मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड है, इसके अलावा सेकेंड एक यहाँ भी है, तो ये क्या बन जाता है? स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर तुम लोग इसी को सेंटीमीटर वगैरह में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो ये क्या बन जाता है? यहां पर जो न्यूटन है ये क्या बन गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन गया। केजी को क्या कर सकते हैं हम लोग? ग्राम कर सकते हैं। मीटर को क्या कर सकते हैं? सेंटीमीटर कर सकते हैं। और सेकेंड को तो हम सेकेंड ही रहने देते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डाइन लिख सकते हैं। जैसे इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन लिख सकते हैं। इस पूरे को हम लोगों ने क्या लिख दिया? डाइन लिख दिया। कितना डाइन? तो इसका मतलब 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर हो गया? अगर हम लोग यहां पर से देखें 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, मतलब 10⁻3। तो 10⁻3 मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻2 ग्राम मीटर सेंटीमीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 10⁵ डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डाइन। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब 1 डाइन क्या होता है? 1/10, 1/10⁵ न्यूटन, या फिर इसी को बोल सकते हैं 10⁻⁻5 न्यूटन, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने तुम लोगों को बस जो यूनिट वाला, क्योंकि आता है क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो ऐसे करके तुम लोग कन्वर्जन कर सकते हो। अगर तुमको फॉर्मूलेस पता है, आराम से, बहुत आसान है कन्वर्जन करना। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर भी देख लेते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें तुम लोगों को बता दी है। देखो वीडियो तो लंबी होने ही वाली है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, इसीलिए फिजिक्स के कम से कम 25 क्वेश्चन के करीब आते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स की तो फिजिक्स ही आती है, तो ये तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वर्क क्या होता है? फर्स्ट केस में देखते हैं 4 न्यूटन। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? डिस्टेंस भी मीटर में आएगा। मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर क्या हो जाता है? 25/100 भी तो लाना पड़ेगा, तभी तो मीटर में बनेगा। ये तो समझ आता है ना कि 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया? 1/100 मीटर। ये नीचे कर देंगे बस, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ गया, 1 जूल। तो हमारा आंसर यहीं से हमको पता लग गया। बाकी सब में देखेंगे, बाकी सब में नहीं आएगा। जैसे देखो, बाकी सब में अगर हम लोग देख भी लेते हैं, तो देखो यहां पर क्या है? ये वाले में वर्क क्या हो जाएगा? 2 × 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ये वाले में क्या हो गया? W = 1 × 1/100। तुम लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर है, मीटर में करना पड़ेगा, तो 1/100 जूल आएगा तुम्हारा वर्क। ये क्या हो जाएगा? W = 1 × 50/100, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 जूल। ठीक है, इतना आगे समझ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चीज क्या होती है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इफ सम ऑब्जेक्ट इज वेट व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर। जैसे तुम लोग जब सुबह सुबह नहाते होंगे, बाल्टी में पानी हमने भरा, बाल्टी में भरा पानी, यहां पर हम लोग अपना जग डालते हैं, जग डाला, नीचे को डाला। जब हम लोग जग डालते हैं, हम लोग क्या महसूस करते हैं कि भाई ये जग तो क्या हो गया? हल्का हो गया। हल्का बाकी भारी होता है, हल्का होता है। जब भी हम कुछ चीज पानी में डालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? चीज वो हल्की हो जाती है। वही तो पूछ रहा है कि अगर कोई चीज हम लोगों ने जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर हमने सबमर्ज डुबा दिया पानी में, और तो उसके वेट के साथ क्या होगा? जब वो एयर में होगा, ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज होगा। अब ये होता किसकी वजह से है? यहां से नीचे से कौन सी फोर्स लग रही है भाई? वेट तो उसका वही है, लेकिन यहां से कोई फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो चीज हल्की हो रही है। यहां से फोर्स लग रही होगी ना इसके नीचे से, तो ये कौन सी फोर्स होती है? इस फोर्स का नाम जो होता है वो होता है बॉयंट फोर्स। क्या होता है? बॉयंट फोर्स। क्या होता है? बॉयंट फोर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं बॉयंसी। क्या बोलते हैं? बॉयंसी। तो अगर मैं एग्जैक्ट तुम लोगों को डेफिनेशन लिखाने की कोशिश करूं, डेफिनेशन क्यों लिखा रहा हूं? ताकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग बहुत आसानी से उसको कर पाओ। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द अपवर्ड, द अपवर्ड फोर्स exerted by water, the upward force exerted by water, या कोई कोई इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोल देता है। क्या बोल देता है? अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट, दो चीजें तुम लोगों ने और पढ़ी होंगी, थ्रस्ट एंड फोर्स। ये चीज पढ़ी है, दोनों सेम होती है, थ्रस्ट और फोर्स सेम होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट। तुम लोगों को इतना जानना नहीं है कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है, लगभग सेम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब थ्रस्ट का फॉर्मूला भी क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, और फोर्स का फॉर्मूला भी मास इनटू एक्सेलरेशन ही होगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है? अब तुम लोग सोच रहे होंगे भैया आपने वाला छोड़ दिया। अरे छोड़ा नहीं था, नीचे वाला ज्यादा
कनेक्ट फील करते थे हम लोग उस क्वेश्चन को, इसीलिए वो पहले करवा दिया। अब बॉयंसी मैंने बता तो दिया क्या होता है, अपवर्ड फोर्स होता है, बता दिया ना, अपवर्ड फोर्स होता है बस। अब ये बताओ, एक और टर्म होती है, तुम लोगों ने अक्सर सुना होगा, सुना क्या, देखते तो हैं हम लोग, जो शिप होती है वो तो इतनी बड़ी होती है, फिर भी पानी में फ्लोट करती है, क्या करती है, पानी में फ्लोट करती है। लेकिन वहीं एक छोटी सी क्या, जो नेल होती है, वो क्या करती है, डूब जाती है पानी में। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? फोर्स, जो ये साइंस वाले होंगे उनको तो पता होगा क्यों, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है भाई एक्चुअली। ये 9th-10th में ही है, सब कॉन्सेप्ट 9th के हैं। बताओ, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे, भैया हम लोग साइंस कहाँ से पढ़ेंगे। देखो 9th-10th की आती है, बहुत सारी चीजें 9th-10th की आती है, ऐसा नहीं है बहुत कोई भयंकर चीज दे देंगे, नहीं। 9th-10th की ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें आती है, तो अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है 9th-10th का पढ़ सकता है। और अब मेहनत करना स्टार्ट कर दो यार, बहुत, देखो 20 से भी कम टाइम रह गया, 20 दिन से भी कम। पढ़ो भाई, रिवाइज करो चीज़ों को, कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं कर सकते। अब अभी मैं, मुझे तो कभी कभी हैरानी हो जाती है, तुम लोग इंस्टा पे कुछ कुछ लोग क्या बोल रहे थे, भैया एक 20 डेज का प्लान बता दो एनडीए के लिए। 20 डेज का एनडीए, अबे भाई इतना भी हलवा नहीं है यार, मैं बोलता हूँ सिंपल एग्जाम है, बट इतना भी सिंपल नहीं है कि 20 दिन में हो जाएगा तुम्हारा। और कुछ कुछ तो बच्चे बोल रहे थे, भैया मुझे मैथ्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दो। अरे अगर मेरे को इतनी चीजें एग्जैक्ट पेपर पता होता मैं तुमको दे नहीं देता, एग्जैक्ट पेपर पता होता मैं तुम लोगों को ऑब्वियस सी बातें दे देता। लेकिन कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा ना यार, मैक्सिमम तुम लोगों को मिनिमम 8 से 10 टॉपिक तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना, जो मैंने बता रखे हैं। अब ये नहीं कि छोटे छोटे पढ़ लिए सारे, नहीं, कम से कम इतने पढ़ोगे तुम्हारे कम से कम 55 to 60 मार्क्स आ जाए कम से कम। जैसे एक बच्चा मुझे इंस्टा पे उसने मैसेज किया था, भैया मेरे 410 मार्क्स आ रहे हैं सिर्फ जीएटी में। बहुत बढ़िया यार, क्योंकि उसने मेहनत की है इसीलिए उसके आ रहे हैं। मॉक टेस्ट किया था उसने और उसके आ रहे हैं, तो उसने मेहनत की है, तुम लोगों को भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, ये इसीलिए होता है, ये बेसिकली किसके, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। इसके अलावा ये क्यों है, क्योंकि देखो यहां पर ना बेसिकली जो नेल है और जो शिप है वो दोनों की दोनों बनी तो लोहे से है, लेकिन जो आप लोगों का आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो ढंग से फॉलो नहीं करता है। और ये हम लोग बोल सकते हैं इसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। इसीलिए जैसे अगर तुम ये नेल की अगर तुम लोग शीट बना दो, पिचका पिचका के अगर तुम लोग शीट बना दो और तब रखो पानी के ऊपर, तब ऊपर फ्लोट कर जाएगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने खड़े में रख दिया तो पहले डूबेगा, फिर बाद में जब सीधा हो जाएगा तो वापस ऊपर आ जाएगा। ये चीज है सरफेस एरिया का खेल। अब एक और चीज क्या होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, PLE ये वाला होता है प्रिंसिपल, जो हम लोग वो पढ़ते हैं स्कूल वाला है, PAL होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम लोगों ने, जैसे शिप है, शिप को अगर तुम ओशियन में डालोगे या कहीं भी डालोगे तो वो उतना पानी डिस्प्लेस कर देगा जितना उसका वेट होगा। क्या कर देगा, अब जैसे तुम लोगों ने एक फुल बिल्कुल ऊपर तक ग्लास का पानी भरा, ठीक है, ग्लास में आज पानी भरना और उसके अंदर कुछ भी एक चीज डाल देना, जैसे अपना छोटा सा एक रबड़ डाल देना, तो जितना रबड़ का वेट होगा ना उतना ही पानी गिर जाएगा उस ग्लास से। क्यों, यहां पर आता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड, मतलब डुबाते हैं हम लोग, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड, कोई कोई यहां पर लिखता है सबमर्ज्ड, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज सही है। फुल्ली और पार्शियली, क्या करते हैं, फुल्ली या फिर पार्शियली इन अ फ्लूइड, फुल्ली या पार्शियली फ्लूइड में अगर सबमर्ज करते हैं या इमर्ज करते हैं
तो इट एक्सपीरियंसेस, क्या एक्सपीरियंस करता है, अभी भी बताया मैंने। अगर तुम लोगों ने जग डाला नहाते हुए पानी के बाल्टी के अंदर, तो क्या होता है, तुम लोगों को अपवर्ड फोर्स महसूस होता है। तो ये वही बोल रहा है कि जब एक बॉडी को हम लोग फुल्ली या पार्शियली किसी भी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस करता है एक अपवर्ड फोर्स, जो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू weight of the fluid displaced by it, displaced by it, जितना उसने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है पानी को। अब कितना डिस्प्लेस करता है मैंने बता दिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, इक्वल टू इट्स वेट, इक्वल टू इट्स वेट। ठीक है, कितना करता है, कितना हटाता है पानी, अपने वेट के बराबर। ये तुम्हारा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब तुम लोग सोच रहे होंगे भैया इसका कभी क्या कहीं पे यूज भी होता है। पहली चीज मैंने तुम लोगों को बता दिया है कहाँ यूज होता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज होता कहाँ है, हम लोग पढ़ते क्यों है, क्या पागल लोग हैं हम लोग, नहीं हम लोग बिल्कुल पागल नहीं है। हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग को बनाना है शिप, शिप में ही यूज होता है। हम लोगों को बनानी है जी सबमरीन, कंधेरी क्लास की सबमरीन जो इंडियन नेवी पे है। जो नेवल एस्पिरेंट होगा और ट्रू नेवल एस्पिरेंट होगा उसको पता होगा कि भाई कंधेरी क्लास की हमारी सबमरीन है, पता है ना। इसके अलावा जो आर्मी का होगा उसे पता होगा भाई अर्जुन टैंक के बारे में, उसे पता होगा किसके बारे में, इंसास राइफल, AK-47, इन सब पे और किसके बारे में, बहुत सारी राइफल्स के बारे में पता होगा। उसे स्नाइपर्स के बारे में पता होगा। जो एयरफोर्स का होगा उसे मिराज के बारे में पता होगा, Su-30 MKI के बारे में पता होगा, और किसके बारे में, MiG-21 बाइसन के बारे में पता होगा, रफेल के बारे में पता होगा। ये पता होगा कि किसकी वजह से हमारी कोई भी एयरप्लेन्स है वो कौन से प्रिंसिपल पे हमारे वर्क करते हैं, मतलब जब उड़ते हैं तो क्या होता है, वहां पर कौन सा प्रिंसिपल लगता है। ये जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना, चाहे जो भी है। ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी थोड़ा सा कुछ काम करो, चाहे तुम 1 साल बाद देख रहे हो इस वीडियो को, चाहे तुम 10 साल बाद देख रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट सेक्शन में दो जवाब इसका। और किस में होता है यूज, भाई ये लैक्टोमीटर में होता है यूज। किसमें, लैक्टोमीटर। अब लैक्टोमीटर सुना सुना सा लग रहा है, अरे सुना सुना तो होगा ही नहीं यार, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ही, किसमें होता है, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर किसके लिए होता है यूज, किसके लिए, प्योरिटी ऑफ मिल्क, भाई कितना पानी मिलाया है, प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए होता है लैक्टोमीटर यूज। और ये होता है हाइड्रोमीटर्स में। हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के आता है काम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के आता है काम, ठीक है। इन चीजों में आता है, अब यही बता दिया। इसके अलावा तुम लोग मुझे बताओ, बैरोमीटर का मैंने बताया था क्यों होता है यूज, प्रेशर को मेजर करने के लिए आता है काम। इसके अलावा और क्या बताया था मैंने, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए क्या आता है काम, सिस्मोग्राफ। और 2 तुम्हारे स्केल्स होते हैं, एक क्या होता है, रिचर स्केल होता है, दूसरा कौन सा स्केल होता है, जो तुम्हारा डैमेज की इंटेंसिटी को मेजर करने के आता है काम, वो तुम लोग मुझे बताना कौन सा होता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो तुम लोगों को सीखनी पड़ेगी। आपको कभी कभी आता है रिलेटिव डेंसिटी, क्या आ जाता है, इसी के से रिलेटेड टर्म है। डेंसिटी तो तुम लोगों को पता होगा, डेंसिटी जो होती है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, पता है। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, जो रिलेटिव डेंसिटी होता है तुम लोगों का, वो होता है तुम लोगों का कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की डेंसिटी है अपॉन डेंसिटी, रो का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये वाटर की भी डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। क्यों 4 डिग्री सेल्सियस इतना खास क्यों है, क्योंकि यही एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर हमारा वाटर जो है वो
तीनों स्टेट में मिलता है, मतलब आइस में ही मिलेगा, वाटर में ही मिलेगा, और हम लोगों को गैस मतलब वेपर फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, और क्या खासियत है, यहां पर इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। क्या होती है, हाईएस्ट होती है। इतना आगे समझ। चलो अब हम लोग यहां पर देखते हैं, अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस। क्या होता है, अगर तुम लोगों ने कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, ऐसे करके हमारी कोई कार घूम रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब यूनिफॉर्म जहां पर भी लिखा है वहां पर क्या है, कांस्टेंट। क्या चीज कांस्टेंट होती है, मोशन कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ चेंज लिख रखा है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर चेंज इन स्पीड, यहाँ पर ये लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है कांस्टेंट मोमेंटम। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या तुम लोगों को ध्यान में रखना है, भाई ये सर्कुलर मोशन में अगर इन्होंने यूनिफॉर्म लिख रखा है मतलब इसकी स्पीड क्या है, सेम है। लेकिन यहां पर बात ये क्या कर रहा है, किसकी कर रहा है, चेंज इन स्पीड तो नहीं हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। यहां पर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये वाला देखिए क्या है एक्चुअली में, ये बोल रहा है जो डायरेक्शन है, ये यहां पर देखो, अगर डायरेक्शन तुम लोगों को पता होगा सर्कल की कैसे निकालते हैं, ये टेंजेंट है, यहां पर से खींच दूं, थोड़ा आगे वाले में यहां पर से खींच दूं, थोड़ा आगे वाले में यहां पर से खींच दूं, थोड़ा आगे यहां पर से खींच दूं। टेंजेंट मतलब जो सिर्फ पास होता है सर्कल से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, स्पीड हमारी सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हम लोगों का वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है, आंसर ये हो गया। ये चीज तुम लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या करना है, ध्यान में रखना है ये चीज। तो अगर तुम लोगों को कहीं पूछा जाता है कि भाई इसका जरा टाइम पीरियड निकालो, तो तुम लोगों को एक फॉर्मूला बताना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, अगर इसका रेडियस आर है 2πr हो जाएगा अपॉन टाइम। तो हम लोगों को अगर टाइम पीरियड निकालना है 2πr अपॉन एस, स्पीड। आ गया हमारा आंसर। इससे सब चीजें रिलेटेड हैं, देखो कितनी सारी चीजें रिलेटेड है। अब ये बताओ एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं होती है, तो यहां पर हम लोगों को पता है एनर्जी क्या होती है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है। ठीक है, एनर्जी क्या है, अगर तुम लोग कोई काम कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम लोगों की एनर्जी खर्च हो रही है मतलब तुम कुछ काम कर रहे हो, तो हम लोगों का क्या है, वर्क हम लोग एनर्जी के बराबर बोल सकते हैं। ये हो गया। इसकी अभी भी हमने 2 यूनिट पढ़ी थी, एक क्या पढ़ी थी, एक तो जूल पढ़ी थी, इसके अलावा एक क्या पढ़ी थी, केजी। याद है, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन और मीटर। न्यूटन मीटर होती है, यहां पर से पता लग रहा है ना, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी होती है। तो इसका मतलब ये तो है, ये भी है, ये भी है, बचा क्या, वॉट पर आवर। क्या वॉट पर आवर होती है, एक मिनट, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे ये नहीं होती यार, पीछे भी हम लोगों की शायद कुछ गलती होगी है। यहां पर क्या है, इसकी क्या होती है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मास का तो ये हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एक ये भी तो है, तो इसका मतलब अगर हम लोग वर्क का देखेंगे तो ये क्या होता है, केजी होता है, मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर इनटू 1 मीटर, ये भी तो है इसका। तो ये वाली नहीं होती है, यही है हमारा आंसर। तुम लोग सोच रहे होंगे वॉट पर आर, ये भी नहीं होती है। पावर, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, पढ़ा है, ये पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है यही है फॉर्मूले हमारे, ये आते हैं। ये हो गया वॉट, ये इसका क्या होता है, वॉट, जेम्स वॉट के नाम पे पढ़ा हुआ है, और टाइम आर। तो इसका मतलब ये हो गया। तुम लोगों को नहीं आ रहा है समझ, तो ये बहुत ज्यादा भयंकर चीजें नहीं है भाई, बहुत खतरनाक चीजें नहीं है। ये आ गया हमारा टेनिस का। तो देखो बेसिकली ये जो चीजें है ना, यहां पर जो ये चीजें हैं, इसमें एक और चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं।
एक और आता है कमर्शियल। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ये पढ़ा। कई बार क्या पूछ लेते हैं कि भाई 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर ये क्या होता है? तो ये बेसिकली होता है, किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट होता है, 1000 वाट होते हैं इनटू किलो मतलब 1000, और इसका मतलब 3600 सेकेंड। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। ये चीज तुम लोगों ने याद करनी है, ये डायरेक्ट आंसर पूछ लेते हैं कभी कभी। और इससे क्वेश्चन कैसे करके आता है, देखो क्वेश्चन आता है भाई ये एक बल्ब है, ये हमारा एक बल्ब है, ये डायरेक्ट ये लिख लेना है, ठीक है। ये हमारा एक बल्ब है, जो ये बल्ब ना कितने वॉट का है, तुम लोगों ने सुना होगा भाई भैया जरा 60 वॉट का बल्ब दे दो, ये वही वाला वॉट है। तो 60 वॉट का तुम लोगों ने बल्ब खरीद के लाए, तुम लोग इसको 6 घंटे चलाते हो हर दिन, 6 घंटे हर दिन चलाते हो, 6 आवर्स पर डे, इतना चलाते हो। तो ये बताओ कि तुम कितनी बिजली कंज्यूम करते हो। अब कभी भी अगर आ गया कि तुम लोग कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, अगर तुमको ये आ गया, इसका मतलब तुम लोगों ने क्या निकालना है, ऐसे करके निकालना है। कैसे? तुम लोगों ने सबसे पहले निकालना है भाई इसका क्या होगा, एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी मैंने बताया वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका मतलब पावर इनटू टाइम हो जाएगा, यहां पर से पता है ना, बस पावर इनटू टाइम। पावर हमको पता है 60 वॉट है, टाइम हमको पता है कितना है 6 आवर। 6 आवर मतलब हम लोगों को इसको किस में निकालना पड़ेगा, आर ही में रहने देना पड़ेगा। तो 6 आवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 आवर्स। लेकिन ये किस में, वॉट में, हमको किस में चाहिए होगा, किलो वॉट में। तो अपॉन 1000 भी करना पड़ेगा, करोगे कितना आ गया 0.6 किलो वॉट आवर। अब जो तुम्हारा आंसर इन्होंने दिया होगा ना, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, इसमें लिखा होगा एक यूनिट कि ऐसे करें 0.7 यूनिट, बी दिया होगा 0.36 यूनिट। ये यूनिट क्या है बेसिकली, यूनिट बेसिकली यही चीज को बोलते हैं हम, किलोवाट आवर को। तो इसका मतलब कितना हो गया 0.36 यूनिट हो गया, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये चीजें थी जो तुम लोगों से अक्सर पूछी जाती है। बस यहां पर देखो, ये ऊपर वाला क्वेश्चन, चलो ये ऊपर वाला ही करवा देते हैं यार पहले। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली तुम्हारे 3 लॉस पे बेस, तुम लोगों को पता होगा न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, तुम लोग अक्सर पढ़ते भी होंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पढ़ते हो। थर्ड है तुम्हारा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस प्लस का 2as। और अगर कभी तुम लोगों का, कभी भी अगर तुम लोगों का ग्रेविटी का केस हुआ, इसमें ग्रेविटी कहाँ गई, तो तुम लोगों को क्या करना है, जी ए की जगह पे जी कर देना सब्स्टिट्यूट। अब कभी अगर तुम्हारी बॉडी ऊपर को जा रही है तो तुम्हारी ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है तुम्हारी ग्रेविटी, कम होती है। इसीलिए हम लोग जो ए लेते हैं, जो सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो माइनस जी से करते हैं। और जब नीचे आ रही होती है, ग्रेविटी ज्यादा हो रही होती है, तो ए इक्वल्स टू हम लोग जी लेते हैं, सिर्फ प्लस जी, ठीक है। इतना आ गया तुम लोगों को समझ। अब देखो यहां पर लिखा है एक टेनिस बॉल है, क्या है, एक टेनिस बॉल है, ऐसे करके एक टेनिस बॉल है। इसको तुम लोगों ने वर्टिकली ऊपर फेंका, इसका मतलब यहां पर माइनस जी होगा। वर्टिकली ऊपर फेंका तो जो बॉल है उसने मैक्सिमम हाइट यहां पर जो अटेन की है वो है 20 मीटर। कभी भी हाइट है तो इसका मतलब ये इसने डिस्टेंस चला है। तो यहां पर जो मैंने एस लिखा है ना, ये वही चीज है। एस मतलब जितना उसने डिस्टेंस चला है, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और ए मतलब एक्सेलरेशन कितना है उसका। टी क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। तो ये बताओ, द बॉल वॉज थ्रोन वर्टिकली, बॉल वॉज थ्रोन अप्रोक्सीमेटली विद एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ,
ये बताओ कि कितनी ऊपर मैंने कितनी स्पीड से फेंका होगा। तो यहाँ पर देखो तुम लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है, जब मैंने बॉल ऊपर से यहाँ से फेंकी होगी, ऊपर को फेंकी, लास्ट पॉइंट पे जाके ये क्या होगी, रुक गई होगी। खुद सोचो, एक बार जब तुम लोग बॉल कुछ भी चीज ऊपर फेंकते हो, अभी जो तुम्हारे हाथ में पेन है उसको ऊपर फेंको, तो एक पॉइंट पे आके वो रुक जाता है ऊपर को। तो ऊपर में अगर रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बाद ये नहीं बताया कि नीचे आई है, कैसे करके आई ये नहीं बताया, अभी सिर्फ ऊपर तक का बताया। तो ऊपर जाते हुए हमारी फाइनल में 0 हो जाएगी v। तो यूं क्या होगा ये पूछ रहा है ये। अगर नीचे आने का बताता तो तब भी हमारा v क्या होता, 0 होता। अब मुझे बता दो कि इसमें ये सारी चीजें किसमें है। u मुझे निकालना है, u सब में है। मेरे पास क्या है, g है, मतलब एक्सेलरेशन है, मेरे पास स्पीड है, और मेरे पास ये चीजें आ रही है मेरी इसमें। तीनों फॉर्मूले लिख लेना, देख लेना कि इसमें क्या चीज आ रहा है। तो क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, यहां पर क्या लगाना है, -g, और यहां पर डिस्टेंस हमारा 20 है। अगर हमको g दिया है तो वो रखना, कभी कभी 9.8 देता है, कभी हमारा 10 देता है, और अगर नहीं दिया है तो 10 रख लेना। 10 क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 400, बस 400 कैसे, क्योंकि ये हमारा है g, ठीक है। 2 इंटू माइनस का 10 इक्वल्स इंटू 20, कितना आ गया, माइनस का 400। अब माइनस इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का बन गया, u कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर। इन तीनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला लगता ही लगता है, और अक्सर पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन। इसीलिए इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये चीजें आती हैं, ये वाले जो फॉर्मूलेज है ना, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है ऑलमोस्ट। ये वाला देखो, ये क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2000 kg, 2000 ग्राम। मास कितना है हम लोगों को, 2000 ग्राम दे रखा है। यहां पर बोला है पोजेस 100 जूल, अभी जूल बताया था, जूल क्या होता है, एनर्जी की यूनिट। यहां पर कौन सी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, v पूछ रहा है। तुम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का आज तक एक फॉर्मूला बहुत पढ़ा होगा, 12mv², ये पढ़ा है, यहां पर रख लेना। क्या क्या रखना पड़ेगा, क्या क्या रखना पड़ेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 1000। अब यहां पर जूल है तो तुमको इसको केजी में करना पड़ेगा कन्वर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 2 kg। 200 ग्राम मतलब 2000 ग्राम मतलब 2 kg। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू यहां पर भी 2 v², ये कटेगा, v कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। आंसर कितना आ गया, 10। अब तुम लोग सोच रहे होंगे, एक हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, उसका फॉर्मूला ना mgh होता है। क्या होता है, mgh। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो फोर्स जो होता है, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्क पढ़ते हैं, एंड वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी पता है हाइट की वजह से होता है। हमेशा कोई अगर तुमसे पूछेगा भाई अगर किसी में कोई भी काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी वजह से है, तो याद रखना जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है स्पीड की वजह से, और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हमारी किसकी, हाइट की वजह से। अगर जैसे डैम है, यहाँ पर डैम है, ठीक है, ये ऊपर तुम लोगों का पानी यहाँ से जब छोड़ रहा है, यहाँ नीचे गिराओ, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है जब पानी रुका है। जैसे जैसे नीचे आता रहता है तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होते रहती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते रहती है, और जब इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, सबसे नीचे पहुंच जाता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हाइट की वजह से होगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक्सेलरेशन लिख दिया, डिस्टेंस है, ठीक है, F इंटू एस। ये हम लोगों का क्या होता है, एस की जगह पे हम लोग एच लिख देते हैं, मास की जगह पे मास ही होता है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब कोई भी चीज हाइट पे है मतलब उसमें ग्रेविटी का कुछ ना कुछ असर तो पड़ रहा होगा, तो हम लोग एक्सेलरेशन को ग्रेविटी से कर देते हैं रिप्लेस, बन गया यही चीज, ठीक है। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है,
mgh था वहां पर आंसर। ये क्या है देखो, बोल रहा है थ्रस्ट। थ्रस्ट हम लोगों ने पढ़ा, थ्रस्ट क्या होता है, अ टाइप ऑफ फोर्स, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक आता है इम्पल्स। इम्पल्स पता है क्या है, जब तुम लोग किसी का, जब तुम लोगों ने एक्सीडेंट देखा होगा तो वहां पर क्या होता है, ये कुछ चीज आ रही है और ये कुछ चीज है, ये बहुत तेज एक दूसरे से टकराते हैं, मतलब बहुत ही कम टाइम में, डेल्टा टी मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तब होता है। तो उसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, मतलब फोर्स इंटू डेल्टा टी। फोर्स इंटू डेल्टा टी क्या होता है हम लोगों का, क्या होता है, यही होता है हम लोगों का इम्पल्स। ठीक है, अब इम्पल्स बोल रहा हूं, मतलब इसको हम लोग कभी कभी डेल्टा पी भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम ही तो चेंज होता है जब दो चीजें बहुत तेज टकराती हैं। सपोज करो ये वाली चीज अगर बहुत तेज टकराई और ये भी इधर को आ रही थी, ये वाली अगर टकराने के बाद ये वाली जो है ये इधर को चलेगी, तो इसका क्या हुआ, मोमेंटम शिफ्ट हुआ। क्या शिफ्ट हुआ, मोमेंटम शिफ्ट हुआ। तो लगाऊं, थ्रस्ट अपॉन इम्पल्स, फोर्स अपॉन डेल्टा टी, कटेगा 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या आ गया, 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड। हम लोग, अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी है, 1 अपॉन टाइम पीरियड तुमको पता होगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये मैं तुम लोगों को साउंड वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा ढंग से। क्या होता है ये, फ्रीक्वेंसी। इसका होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब सेकेंड इनवर्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। और हर्ट्ज का एक आ गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था पहली बार। एक्सप्लेन किसने किया था, एक्सप्लेन, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। स्पीड तो तुमको पता है मीटर पर सेकंड है, ये तो हो नहीं सकता। वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस होती है मीटर। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड तो इनमें से किसी का बन ही नहीं रहा था इन तीनों का। तुम लोग एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, ये वाला नहीं होता, ये वाला नहीं होता, ये वाला नहीं होता, इस पे रिस्क ले सकते थे। ऐसे करके भी तुम लोग कर सकते हो। अब एक आता है, दो चीजें होती है, एक होता है तुम्हारी सेंट्रल फोर्स, एक होती है तुम्हारी कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होती है, जैसे ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है। अगर ये फोर्स, इनके सेंटर से लगी, अगर ये फोर्स इनके सेंटर से लगी, तो क्या हो गए, ये होगी सेंट्रल फोर्स। ये क्या होगी, सेंट्रल फोर्स। अब तुम लोग बोलोगे भैया सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल क्या है। सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल, ठीक है, जो दो प्लैनेट्स के बीच में लगती है। तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ते हैं फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, F इक्वल्स टू जी, कैपिटल जी, M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। एक ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या होता है, इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक क्या होता है, रबड़ बैंड खींचते हो ना, इलास्टिक फोर्स। इसके अलावा और कोई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये लगता है हमारी दो मासेस पे, मतलब दो बॉडीज पे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तुम्हारा दो चार्जेस पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू, इसमें लगता है के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला सेम है, यहां पर M1 M2 कर लो या कैपिटल M स्मॉल m कर लो, यहां पर Q1 Q2 हो जाता है बस। ये तो हो गया हमारा सेंट्रल फोर्स। बाकी की जितनी फोर्सेस है वो सब सेंट्रल फोर्स नहीं है। जैसे तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है। अभी बताता हूं बाकी का, एक मिनट, पहले हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे देखो एक ऑब्जेक्ट है, यहां से लेके ए पॉइंट से लेके मैं बी पॉइंट तक ले गया। ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास, किस किस वे में ले आ सकता हूं। एक हो गया सीधा, एक हो गया सीधा, एक हो गया ऐसे, तीसरा हो गया मेथड ऐसे, और एक था सांप बनने का जिसे ज्यादा ही शौक था, वो ले गया ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। और एक और था, उसको वो ले गया
ऐसे करके, पागल कहीं का, इतना दूर से ले गया। गए सबके सब ए से बी पॉइंट पे ही है, गए सबके सब ए से बी पॉइंट पे ही है, लेकिन फर्क क्या आया, फर्क क्या आया, सबने पाथ सेम कवर नहीं किया, सबने अलग अलग पाथ कवर किया। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ट्रैवल होती है। इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बॉडी ने पाथ कैसे रे ट्रैवल किया। तो अगर तुम लोग से कोई पूछे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो इफ वर्क डन बाय द फोर्स, if work done by the force in displacing an object, if work done by the force in displacing an object from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, from one point to another point is independent of path travel, is independent of path travel। बस ये इंडिपेंडेंट होता है, पाथ फॉलोड या पाथ ट्रैवल जो भी बोल लो, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे करता है डिपेंड, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। इसके अलावा एक और आता है मैग्नेटिक फोर्स। क्या आता है, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन याद रखना ये तीनों के तीनों जो है ये तुम्हारे सेंट्रल फोर्स भी है, ये वाला सेंट्रल फोर्स नहीं है, सेंट्रल फोर्स नहीं है। और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, वो होता है। अब नॉन कंजर्वेटिव क्या हुआ, जो डिपेंड करते हैं पाथ ट्रैवल पे कि भाई कितना चला। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, अगर तुम लोगों को स्कूल जाना है, चाहे तुम कोई से भी रास्ते से जाओ, स्कूल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लोग घुमा घुमा के जाते हो तो तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे दो झापट धरेगी, धरेगी कि नहीं धरेगी। तो तुम्हारी मम्मी है थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल और स्कूल वाले हैं थोड़ा सा कन्वेंशनल, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहां पर मुझे ये बताओ कि भाई इसका आंसर क्या है, कौन सा इनमें से कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सॉरी कंजर्वेटिव, हाँ तुम्हारे पे स्कूल वाले कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्वेटिव हैं, तुम्हारी मम्मी कंजर्वेटिव नहीं है। तो कौन सा नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है इसमें। ठीक है, क्या नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अब यहां पर देखो, मैंने तुम लोगों को फर्स्ट में एक फॉर्मूला बताया था, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस कॉस थीटा। तो ये बोल रहा है नेगेटिव वर्क कब होगा, मतलब जब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी हमारा नेगेटिव वर्क हो सकता है। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कैसी, इसका मतलब है देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कॉस थीटा की जो 90 पे वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। और कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है, पता है तुम लोगों को। तो इसका मतलब अगर हमारे कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 हुई तो हमारा वर्क भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। परपेंडिकुलर, अगर हमारा परपेंडिकुलर हुआ वर्क तो क्या होगा, थीटा 90 होगा, ऐसे करके है वर्क, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमारा फोर्स और हमारा डिस्टेंस परपेंडिकुलर हुआ तो क्या होगा, हमारा वर्क डन हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर तो ये नहीं होगा। अगर पैरेलल हुए, मतलब थीटा अगर 0 हुआ, थीटा अगर 0 हुआ तो हमारा फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा ना वर्क, F इंटू एस, तो ये भी नहीं होगा। अगर एंटी पैरेलल हुआ, मतलब 180 डिग्री हुआ, तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये चीज है, तुम लोगों को फॉर्मूले पता होने चाहिए। वन डाइन का मैंने तुम लोगों को बता दिया था उस टाइम। फोर्स ये क्या होता है, वन डाइन क्या होता है, वन डाइन क्या होता है,
फोर्स की यूनिट होती है ना सीजीएस यूनिट, ये ऊपर देख लेना, ये मैंने बता रखा है तुम लोगों को। अब ये बताओ जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? जो चीज हम लोगों को रोकती है, जो फोर्स, उसी को तो बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो मैग्नेट को अगर तुम लोगों ने इम्पैक्ट करवाना है तो क्या करते हो तुम लोग? जैसे अगर तुम लोगों ने यहाँ पर भी नॉर्थ है, यहाँ पर भी नॉर्थ है, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या ये एक साथ चिपके कॉन्टैक्ट हुआ? नहीं हुआ। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है? अरे फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी? जैसे देखो, अगर तुम लोग पानी में स्विम कर रहे हो तो तुम लोगों को पानी रोकती है। अगर तुम खड़े हो सिंपल, तो क्या पानी रोकेगी तुमको? नहीं रोकेगी। मतलब अगर तुमको फ्रिक्शनल फोर्स लगना है तो तुमको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा उस चीज से। और मैग्नेटिक फोर्स में ऐसा नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। समझ आया ये चीज बोल रहा हूं? अब ये देखो, ये बच्चों वाला क्वेश्चन होता और गलत भी करके आते हो तुम लोग। क्या है बोल रहा है इसमें ना? तुम लोग मुझे ये बताओ कि कौन सा एक्सेलरेटेड और कौन सा डेसेलरेटेड। डेसेलरेटेड का मतलब है कि कौन सा क्या है जहां पर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोगों का? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। जहां पर हमारी वेलोसिटी बढ़ रही होगी वहां पर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। जहां पर हमारी वेलोसिटी कम हो रही है वहां पर हमारा क्या होगा? वहां पर हम लोगों का क्या होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब यहां पर देखो, ये वेलोसिटी है, मैं इसी से करूंगा, ठीक है, मेजर। यहां पर ये देखो, यहां पर क्या हो रहा है? मेरा कम हो रही है वेलोसिटी। कम हो रही है मतलब डेसलरेशन हो रहा है। डेसलरेशन हो रहा है, इसका मतलब ये वाले का पहले नहीं आना चाहिए। यहां पर तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, डेसलरेशन पीछे वाले में क्या आना चाहिए? ए से बी। ए से बी मतलब इन दोनों में से। ये दोनों तो कट गए अभी के लिए, ये दोनों अभी के लिए कट गए। सेकंड, एक्सेलरेशन कहां पर हो रहा है? सी से लेके डी। यहां पर बढ़ रही है वेलोसिटी, ये और ये। आंसर ये रहा। यहां पर क्या है? हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट है। क्या है? हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। जब कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर कोई वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ये छोटी छोटी चीजें जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए, बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ये तो तुम लोग कर सकते हो। नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? ये वाले का आंसर क्या होगा? बता रखा है अभी अभी, ये तुम लोग कर सकते हो। यहां पर देखो, ये वाले तुम ऑप्शन पढ़ो, क्या लिखा है कि एक एप्पल है जो पेड़ से गिरा, तो क्या क्या होगा? हाइट पे है, मैंने बताया हाइट पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। हाइट पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, बताया ये चीज। और जब ये नीचे को आ रहा होगा तो इस पे क्या होगी? स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पहला वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चारों में है, वैसे भी सही था। उसके बाद क्या होगा? जैसे ये नीचे को गिरेगी तो क्या होगा? हीट एनर्जी टू एयर। क्या होगा? जैसे ही नीचे को गिरेगी क्या होगा? ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। और उसके बाद क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी में जब कन्वर्ट हो रही होगी तो यहां पर जो हवा होगी ये क्या हो जाएगी? थोड़ा सा इसमें तुम्हारी हीट चले जाएगी। अब हीट चले जाएगी, उसके बाद क्या होगा? ये गिरेगा, एप्पल गिरेगा नीचे। एकदम से तो आवाज नहीं आती है, पहले गिरता है, उसके बाद ये अपनी एनर्जी क्या कर रहा होगा? ग्राउंड में ट्रांसफर करेगा और तब जाके आवाज आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी हुई, उसके बाद पहले नहीं करेगा, हीट पहले नहीं करेगा, पहले क्या होगा? पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर साउंड तो पहले नहीं आएगी ना, ये वाला तो वैसे ही एलिमिनेट कर देते हैं, साउंड तो लास्ट में आएगी ना। और यहां पर फिर से काइनेटिक एनर्जी में ठीक है कन्वर्ट होगा, पहली साउंड आ गई, हवा में थोड़ा ना आएगी साउंड। ये दोनों तो वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं, बात आती इन दोनों में। फिर उसके बाद करेगा हीट, उसके बाद ग्राउंड को हीट करेगा और लास्ट में साउंड आएगी। ये होगा सीक्वेंस। यहां पर बताओ, एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है, इनमें कौन सी एनर्जी होती है?
किस एनर्जी की वजह से बाउंडेड है? ये हमारे केमिकल एनर्जी की वजह से बाउंडेड है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी तो क्या होती है पता ही है तुम लोगों को, तो उसकी वजह से नहीं। अब यहाँ देखो, ये वाले में नहीं आ रही है ना, 8 था, ये गलत है, पता, ये वाला गलत है। अब ये बताओ, ये बोल रहा है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन हमको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां से बोल रहा है 8 से लेके 12 सेकेंड, मतलब 12 माइनस 8 तो यही हो गया। बाद में अगर हम लोग यहां से देखें, ये बोल रहे हैं ये है 8 सेकेंड, ये 12 सेकेंड, यहां पर से यहां तक की वो वेलोसिटी चेंज क्या हुई, ये था हमारा 8, ये था हमारा 4, 4 माइनस 8। क्यों 4 माइनस 8? क्योंकि 12 पे 4 है और 8 पे 8 है, तो यहाँ पर क्या होगा 4 माइनस 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव हो रही है। बल्कि यहाँ इसका आंसर तुम सीधा ये टिक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। हमको यहीं से पता लग गया था वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा -4/4, आंसर माइनस का 1। ऐसे ही पता कर सकते थे, ठीक है। अब ये वाला है, यहां पर क्या होगा, एक बॉल है, ये नीचे गिर रही है, एक बॉल है ये नीचे गिर रही है, तो ये बताओ कि इसको यहां तक नीचे पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है 4 सेकेंड का। क्या लगता है? 4 सेकेंड का टाइम लगता है। और इसने कितने डिस्टेंस कवर करनी है? 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। यहां पर देखो जी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर हमारी सेंटीमीटर में है तो हम लोगों को जी की वैल्यू ये लेनी है, ये भी पता लग गया हमको। तो इसको कैसे करें निकालूंगा, और यहाँ पर साइन थीटा भी दे रखा है कुछ ना कुछ। तो बेसिकली ना यहाँ पर पता है क्यों दे रखा है साइन थीटा, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे ये स्लैंट में चल रही है, सीधी नहीं चल रही है। इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कुछ ना कुछ कॉस थीटा से रिलेटेड होगा। अब हाइट है, मैंने बताया हाइट पे क्या लगता है? ग्रेविटी लगती है, और ग्रेविटी के साथ तुम साइन थीटा लगा दोगे तो ये बेसिकली तुम्हारी क्या एक्सेलरेशन है। ये तो नहीं निकाल सकते ना हम लोग। हम लोगों को क्या क्या पता है? ये पता है हमको डिस्टेंस, हम लोगों को पता है जी। अब एस पता है, जी पता है, टी पता है, हमको ए निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये लगेगा सेकंड वाला, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुम लोग बोलोगे भैया यहाँ पर तो यू टी नहीं है, कि यू तो यहाँ पर नहीं है गिवन। अरे इनिशियली तो ये 0 पे होगा ना, रेस्ट लिखा है या देखा, रेस्ट इन ऑन दे रखा है, रेस्ट पे तो मतलब इनिशियली 0 पे है। तो ये हमको पता है क्या है, यहाँ पर 100, यहाँ पर 0 हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमको नहीं पता, टाइम पीरियड पता है कितना 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर 16, ये करोगे ए कितना आ गया 8, 100/8 आ गया, 100/8 हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो 100/8 जी हमको पता है क्या है 1000 साइन थीटा, ये कटेगा, ये कटेगा, साइन थीटा कितना आ गया 1/80। अब कभी ऐसा हो ना साइन थीटा इधर ले आना हो, बस तुमको ऐसा करना है साइन इनवर्स और ये अंदर लिख देना, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 साइन इनवर्स 1/80, बस इतना ही छोड़ देना। अब ये वाला देखो ग्रेविटेशनल पे आ गया, फोर्स इक्वल्स टू हमको पता है क्या होती है ग्रेविटी का, m1 m2/r², ये होता है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने एक प्लैनेट है जिसका मास m1 है, रेडियस r1 है, तो ये बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी पूछ रहा है। स्मॉल जी कैसे करें निकालेंगे, हमको तो पता ही नहीं, आपने तो कोई बताया नहीं। अरे मैंने ये तो बताया ना कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है। क्या बताया, इसको एक काम करता हूँ मैं ऐसे करके लिखता हूँ, ज्यादा आसानी होगी, स्मॉल है ये बताया, तो इसका मतलब एक एम से कटेगा, एक एम हमारा ग्रेविटी क्या आ गई है Gm/r²। अब आ गया, बहुत टफ था नहीं ये, अरे टफ नहीं होती है, सिंप्लीफाइड करके करो, मेक थिंग्स सिंपलर, तभी तो अपने जो मिशन होंगे तुम लोगों को जो भी दिया होगा
तुम लोग बहुत इजीली वेल प्लान तरीके से कर सकते हो। जैसे एक बच्चा मुझे बोल रहा था, भैया मैंने उसने मुझसे पूछा कि भैया मैं कैसे करके बाकी के बचे हुए दिन में एनडीए टू 2022 की प्रिपरेशन करूं। मैंने बोला अब तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट की करो। वो बोल रहा था भैया अ सोल्जर नेवर क्विट्स। मैंने कहा अ सोल्जर ऑल्सो प्लान्स वेल। ठीक है, सोल्जर क्विट नहीं करता लेकिन वो प्लान भी तो अच्छे से करता है यार। अब 20 दिनों में क्या ही कर लोगे यार, तुम लोग जितने भी दिन बचे हैं तुम लोग क्या ही कर लोगे। इसीलिए प्लान अच्छे से करो। अब एनडीए 2023 के लिए जो भी प्लान करना चाह रहा है वो अच्छे से करो। अगर तुमको लगता है तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बिल्कुल सेल्फ स्टडी करो। बट हाँ, अगर तुम चाहते हो नहीं मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, मुझे बिल्कुल 100% गारंटी चाहिए, तुम लोग कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन, तुम्हें पता है, ऑफलाइन भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा अगर तुम चाहते हो मुझसे पढ़ना, बैच में स्टार्ट कर ही रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं तुम लोगों को बता दूंगा। और इसके अलावा इंस्टा पे भी तुम लोगों का अगर कोई डाउट है पूछ सकते हो, और अपना यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बताओ, बोल रहे दूसरा प्लैनेट है, मास इसका कितना है, 2 टाइम्स है। मतलब अगर पहले का m1 है, दूसरे का 2 टाइम्स ऑफ m1 है। रेडियस जो है वो 2 टाइम्स ऑफ r1 है। तो ये बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दूसरे का क्या होगा। हमको पता है g1 का क्या होगा, g m1 अपॉन r, ये r1 का स्क्वायर अपॉन g2 का क्या होगा, जी m2। अब ये ट्वाइस है तो यहाँ पर 2 भी करना पड़ेगा m1 के बराबर। मतलब इसका मतलब है जो g2 है वो क्या है हमारा, जी m2 अपॉन ये है, तो ये क्या हो जाएगा, g इंटू 2m1 अपॉन 2r1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये तो हो गया, ये तो हो गया अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, r1 का स्क्वायर, इससे कटेगा ये, इससे कटेगा ये, कितना आ गया। और एक और चीज, इससे कटेगा ये भी 2, और ये 2 चले जाएगा ऊपर। मतलब g2 क्या हो जाएगा, g1 अपॉन 2। आंसर। ये वाले क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए इसको जरा ध्यान से करना। अब यहाँ पर देखो क्या बोला, लाइट ईयर। मैंने बताया है तुमको यार, लाइट ईयर किसकी मेजरमेंट की यूनिट होती है, बहुत लार्ज डिस्टेंस की। बस कोई टाइम इंटरवल कुछ नहीं होता। आंसर है ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, ओनली वन इज करेक्ट। ये वाला मैंने तुम लोगों को बता ही दिया कौन सा वाला वो होता है। अब हाँ, ये वाला भी सेम है। क्या बोल रहा है, दो प्लैनेट है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अगर विद देयर रेडियस ऑफ ऑर्बिट r1 इक्वल्स टू r एंड r2 इक्वल्स टू 4r, तो ये बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं ना, कैसे करें निकालेंगे। अगर सर्कुलर में है, अगर सर्कुलर में है, अब देखो ये प्लैनेट्स का केस है। प्लैनेट्स के केस के लिए तुम लोगों को कुछ चीज सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी, कैपलर भैया आए थे हमारे एक। कौन आए थे, कैपलर भैया। पढ़ो आराम से पढ़ो यार, अब बस खत्म होने वाला है, कुछ ही क्वेश्चंस रह गए। ये हमारा अगर ये हमारा सन है और ये हमारा क्या घूम रहा है, ये ऑर्बिट है, यहाँ पर हमारा कोई भी प्लैनेट है, कोई भी अगर हमारा प्लैनेट है, तो कैपलर भैया हमारे बोलते हैं 3 लॉज दिए थे इसने। इसने क्या बोला, इसने ये बोला, पहला लॉ था कि अगर ये कोई भी प्लैनेट ऐसे अगर घूम रहा है सन के अराउंड, तो जो इस प्लैनेट का एक फोकाई होगा ना, वो क्या होगा, सन होगा। ठीक है, दूसरा फोकाई कुछ भी हो सकता है, इसका फोकस का प्लूरल होता है फोकाई। तो अगर इसका ये प्लैनेट घूम रहा है इसके अराउंड, तो एक फोकाई तो यही होगा। अब बाकी का जो दूसरा फोकाई है वो कहीं भी हो सकता है। ये था इसका फर्स्ट, तुम लोग देख सकते हो स्टेटमेंट डायरेक्ट, कहीं से भी देख सकते हो। सेकंड, अगर हम लोगों ने यहां से 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं प्लैनेट हमारे यहां से यहां गए, ए से बी पॉइंट पे, और दूसरी बार यहां से यहां गया, ठीक है, सी से डी पॉइंट में। यहां पर से ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में भी इसे कितना टाइम लगा, इसे लगा t1, टी टाइम। क्या लगा इसको, टी टाइम लगा, और इसे भी क्या लगा, टी टाइम लगा। तो
जो तो जो ये एरिया स्वेप्ट होगा ना यहाँ पर का, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये एरिया ए है तो ये भी एरिया भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सेकंड था, ठीक है। जो एरिया कवर्ड फ्रॉम ए टू बी वो किसके बराबर होगा, एरिया कवर्ड फ्रॉम सी टू डी, अगर ये टाइम पीरियड सेम है तो। ये हमारा हो गया सेकंड। थर्ड जो है वही जो हमारा इस क्वेश्चन में लगेगा। थर्ड वाला बोलता है कि जो आपका टी स्क्वायर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर क्यूब के। आर क्या है, ये डिस्टेंस जहां पर से प्लैनेट वो कर रहा है। तो यहाँ पर जब कांस्टेंट हटता है हमें पता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी हमें पता है, कांस्टेंट आता है, ये हो जाएगा। तो के क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन ये, इसका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पर भी यही पूछ रहा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो, यहाँ पर क्या पूछ रहा था, हमारा जो T1 अपॉन T2 का रेशियो है वो क्या होगा, हमें पता है T1 क्या हो जाएगा तुम लोगों का, के R1 का क्यूब, ये हो जाएगा। T2 क्या हो जाएगा तुम लोगों का, के R2 का क्यूब, के से कट गया के, यहाँ पर R की T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 की R2 का 3/2। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये होल भी का भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा के तो कट गया था, बचा यही था, तो आर क्यूब और अंडर रूट कर देंगे दोनों का। ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4। अगर तुमको ऐसा लगता है पहले इसका तुम लोग अच्छे से अंडर रूट कर लो फिर क्यूब कर लेना। अंडर रूट करोगे क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 का क्यूब 1/8। तो क्या आ गया हमारा आंसर 1/8। ये तीन थे कैपलर्स के लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसे भी देख लेना। अब ये तो पता ही है ना तुम लोगों को, अगर कोई बॉल है इसने ग्राउंड पे बाउंस किया तो सडनली क्या चेंज होगा, उसका क्या चेंज होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो ये था यार तुम लोगों का मैकेनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने करे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन मत लो, बाकी के नहीं आते। और थोड़ा बहुत अगर तुम्हारे बेसिक्स अच्छे हैं तो तुम लोग आराम से कर लोगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लेकिन हाँ, जो प्रीवियस वीडियोस है सब देख लो, ज्योग्राफी के, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सब देख लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है तुम लोगों के लिए।